आवाजवा देख लिया। आवाजवा चेक कर लीजिएगा सर। हाँ खोल रहा है, देख रहे हैं आवाज। आवाज ठीक है सर? हाँ ये करम आ रहा है तो। ठीक है आवाज? हाँ हाँ आवाज तो ठीक है। हाँ आवाज ठीक है। हाँ तो बाबू आज हिंदी का क्लास होगा अभी, और जितने भी लड़कन है वो फटाफट जुटने का प्रयास करना, क्योंकि एक बार अगर क्लास छूट गया तो बिना सुने हुए बनाना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे क्लास में आप ऑफलाइन पढ़ते थे तो जब तक हम कहते हैं कि लिखना बहादुरी नहीं है, भले ही हम बार बार समझा देते हैं, और समझाने का तरीका यह है कि जब भी अगर कोई भी बच्चा जब तक किसी बात को सुनेगा नहीं, तो बिना सुने हुए, यह कन्फर्म समझ लीजिए कि बिना सुने हुए रटंत विद्या काम नहीं करेगा। और रटंत विद्या काम अगर नहीं करता है तो समझिए कि पढ़ना बेकार है बाबू, आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक ना। वह समझिए कि खाना आपूर्ति कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में आपको समझना एकदम जरूरी है। इसलिए किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को अगर आपको याद करना है, उसके बारे में अगर अच्छे से जानकारी करना है, तो सबसे पहले उस बात को समझिए और सुनिए। अगर नहीं सुनते हैं, अगर नहीं समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि आपका जो किया गया काम बिल्कुल गलत है। इसलिए बार बार ऐसा समझाया जाता है कि जब भी अगर कोई भी टीचर का क्लास हो, ऑफलाइन में भी हम समझाते थे कि अगर किसी भी टीचर का क्लास अगर चल रहा है, किसी भी टीचर अगर क्लास ले रहे हैं, तो वैसी स्थिति में सबसे जरूरी चीज है बातों को सुनना। अगर बातों को अगर नहीं सुन पाते हैं, अगर बात को अगर नहीं सुन पाते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको लिखने से कोई फायदा नहीं है। यह बार बार हम कहते हैं, लिखने से कोई फायदा नहीं है बाबू। अगर लिखिएगा लेकिन बात को आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हम बार बार कहते हैं कि लिखा हुआ गैस, और बाजारों में बुआ दुनिया भर के सामान बिक रहा है, 100-200 में बिकता है, आप खरीद लीजिए। आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, लिखना भी आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको खरीदने से आपको क्या मिलेगा, क्या समझ जाइएगा। अगर 2-4 बात उसमें से पूछा जाए तो जा काम खत्म। वैसी स्थिति में आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं या ऑनलाइन, दोनों में बार बार लड़कनों को कम से कम बाबू इतना तो हम कन्फर्म कर देते हैं कि कोई भी बात अगर समझना और उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना है, अगर सही जानकारी प्राप्त करना है, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से बातों को सुनिए, और सुनने के बाद लिखने का प्रयास कीजिए। इतना हम समझा रहे हैं आपको। इसलिए अगर हम चाहते तो डायरेक्ट हम पढ़ाने लगते, और डायरेक्ट आपको हम पढ़ा कर यहाँ से निकल जाते, लेकिन इसलिए हम समझाते हैं बाबू कि कम से कम बातों को ध्यान से सुनिए। और जब बात को अगर ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपको ये कन्फर्म दम 100% विश्वास हो जाएगा कि ना अभिषेक सर जो बात कहते हैं बिल्कुल 100% क्या सही है, 100% सही है बाबू, ठीक ना। जो बात हम बोलते हैं, जो दम बात हम साफ साफ बोलते हैं, या लुका छिपा के हम बात बोलवे नहीं करते हैं, एकदम साफ साफ बात बोलते हैं। क्लास में भी देखते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, अगर कोई बदमाशी करता है तो उसको साफ हम बोल देते हैं कि अरे ये बात तुम कर रहा है, ठीक ना। या पीटने भी हम कमी नहीं करते हैं, उसको हम पीट देते हैं तुरंत, ठीक ना। तो इसलिए लेकिन बाद में वही बच्चा हमको बड़ाई भी करता है। क्यों बड़ाई करता है, क्या, या उसके बातों में समझ में आता है कि चलिए भाई जो किया गया काम बिल्कुल सही है, हम 2 घंटा बिताए लेकिन हमको याद हो गया, ठीक ना। तो यानी उस बातों को तो समझिए, चलिए ठीक है, इतना बात आपको हम समझा दिए कि कम से कम अगर किसी बातों को समझना है, किसी बातों को अच्छी जानकारी प्राप्त करना है, तो उसके बारे में सुनना चाहिए। अगर एक बार बढ़िया से आप सुन गए तो किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और लिखिए, बाद में उसको टॉपिक को लिखिए, एक बार सुन लीजिए, बाद में एकदम आराम से बैठ जाइए 1 घंटा, और बैठने के बाद आराम से आप लिख सकते हैं।
और लिखिएगा तो आपको इतना अच्छा समझ में आएगा, लगेगा कि आप अपने से पढ़ रहे हैं, अपने से बन रहा है, ठीक ना। तो यह होता है समझने की तरीका, ठीक ना। चलिए तो अब टॉपिक पर आइए। तो आपको जो हम आज जो पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, जो हम पढ़ाए थे 3 लेसन तक, भारत से हम क्या सीखे, यहां तक आपको पढ़ाया गया था। चलिए आज आपको हम चौथा लेसन जो आज पढ़ाने जा रहे हैं, उस लेसन का नाम है बाबू, उस लेसन का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, उस लेसन का नाम है बाबू, ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा एकदम कन्फर्म आपसे कभी नहीं बनेगा, एकदम 100% गारंटी के साथ करें, कभी बनेगा नहीं। इसलिए बिल्कुल आपको ध्यान देने की बात है, ठीक ना। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा कभी आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है बाबू कि यहाँ देखिए, यहाँ पर हेडिंग आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है, ठीक ना, इस कहानी का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो देखिए इसको पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि यह जो कहानी जो है स्टार्ट ही हुआ है क्वेश्चन से, क्वेश्चन से ही स्टार्ट हुआ है, लिखा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है, ठीक ना, कि नाखून आखिर बढ़ता क्यों है, ठीक ना। तो जब पूछा जा रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह क्वेश्चन से ही स्टार्ट आपका है। और जब क्वेश्चन से आपको स्टार्ट है और जो आप उसको आंसर बताइएगा, तो आंसर बताइएगा तो वही आपको कहानी बन जाएगा। और यह आंसर बताने के काम किए हैं कौन, लेखक है, ठीक ना। और लेखक के नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक का नाम क्या है बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 1 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस कहानी के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सबसे पहली बात एकदम स्टार्टिंग से ही समझना चाहिए, ये ना कि अब कहानी का नाम लिख दिया एक बार बीच में शुरू कर दिए। तो जब बीच में आप शुरू कर दीजिएगा तो ऐसी स्थिति में को बात समझ में आएगा। अगर हेडिंग से क्वेश्चन पूछ देगा, हेडिंग से क्वेश्चन छूट जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर किसी बातों को अगर समझना है, किसी बातों को अगर सुनना है, तो सबसे जरूरी बात है बाबू, सबसे जरूरी चीज है कि हेडिंग, यानी देखते हैं जब भी हम कोई फिल्म, कोई धारावाहिक या कोई चीज हम देखते हैं, तो सबसे पहले उसको दिखाया जाता है टेलर। क्या दिखाया जाता है, टेलर क्यों दिखाया जाता है, इसलिए दिखाया जाता है बाबू कि चलिए इस कहानी को बताने वाले, चाहे इस जो कहानी रूपी जो आपका जो धारावाहिक है, कहानी रूपी जो आपको, अरे फिल्म या धारावाहिक क्या होता है, कहानी ही ना है बाबू, कोई कहानी पर आधारित करके आपको दिखाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बताया जाता, टेलर इसीलिए दिखाया जाता है, उसका नाम पता ही सब आपको पहले बताया जाता है कि पहले इसके बारे में समझ लीजिए, और इसके बारे में अगर अच्छी तरह से आप समझ गए तो उसके बाद है जो आगे पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे पूछ दिया कि इस धारावाहिक के मेन नायक कौन है जी, आराम से आप बता सकते हैं। इस फिल्म का मेन भूमिका कौन निभाया जी, तो आप आराम से बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो है उसकी बातों को समझना, और समझ गया उसकी बातों को ध्यान में, तो हेडिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो हेडिंग से अगर क्वेश्चन आपको अगर बाबू पूछ देगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस कहानी के लेखक कौन है, तो हम आराम से बता सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है बाबू कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो कहानी जो है, यह जो कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कहानी ललित निबंध है, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक ना। पूछेगा कि यह जो कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, किनके द्वारा, अगर आपसे पूछे किनके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, किनके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, ठीक ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो यह कहानी लिखा गया है, यह कहानी जो है ललित निबंध है। कैसा निबंध है, अगर आपसे पूछ दे कि कैसा निबंध है बाबू, तो ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध, ठीक ना, कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछ दे कि यह जो कहानी है, ठीक है, यह कहानी निबंध है, यह कहानी जो है निबंध तो है बाबू, कैसा कहानी है, निबंध, लेकिन किस प्रकार की, ललित निबंध। कैसा कहानी है, ललित निबंध, ठीक ना। यह बताने के काम कौन किए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह बात बताने के काम कौन किए हैं, हजारी। तो हेडिंग से कभी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अगर छूट गया तो समझ जाइए कि आप उसकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। टीचर आपको बता रहा है तो या तो टीचर में कमी है, ना तो किसी न किसी छात्र में कमी है जो उस बातों को नहीं समझ रहा है, ठीक ना।
बातों को अगर चाहे टीचर में कमी होगा तो बात को समझाने में उसको कमी आ रहा है, ठीक ना, तो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति पर यहाँ पर या तो किसी न किसी में कमी है, तो कमी है तो या तो बच्चा में कमी हो सकता है ना तो टीचर में कमी हो सकता है। अगर उस दोनों को अगर समावेश नहीं होगा, एक दूसरे का समतुल्य नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कमी होने के कारण या तो उसको समझ में नहीं आएगा और ना तो टीचर को पढ़ाने में समझ में नहीं आएगा, तो नहीं समझ पाइएगा, ठीक ना, और ना उसको पढ़ाने में मन भी लगेगा। तो ऐसी स्थिति में है कि बात को अच्छी तरह से समझिए और समझने के बाद है जब कहीं से आपको पूछे तो आप आराम से बता। जैसे मान लें कि यहाँ पर इतना बात बताया गया, यहाँ पर इतना बात में से अगर 2-3 वो प्रश्न अगर उठता है, अगर बढ़िया से आप सुन लिए होंगे तो दोनों 2 या 3 जो भी प्रश्न उठे आप आराम से उसको आंसर कर सकते हैं, बता सकते। जैसे मान लें कि आपसे पूछ दिया, ठीक है, अगर पूछ दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कहानी है तो किस प्रकार की है। अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि यह कहानी है जो किस प्रकार की है, तो आराम से आप ना बता सकते हैं कि यह कहानी जो है कैसा कहानी है। अरे निबंध है, और कैसा निबंध, ललित निबंध, कैसा निबंध है, ललित निबंध, ठीक ना, आराम से आप बता सकते हैं, ठीक ना, एकरा में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि ठीक है ललित निबंध यह जो कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइए इस कहानी के लेखक कौन है, लेखक है कौन, ठीक ना। तो लेखक का आपके सामने हम बार बार बता रहे हैं कि लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक कौन है बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक है तो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऐसा बात को अगर समझिए आप बढ़िया, तो अगर बताइए यह क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा। अरे यह क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, एकदम 100% वो एकदम बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो समझिए कि आप नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे आप, ठीक ना, नहीं सुन रहे तो आपसे जीवन में कभी नहीं बनेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं समझा सकता है, ठीक ना। ऐसी स्थिति होगा कि आपको नहीं बनेगा, ठीक ना, आप वहां पर समझ में नहीं आएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक। चलिए अब ध्यान देना है बाबू कि सबसे पहले हम लेखक की जीवनी को पढ़ते हैं। तो लेखक की जीवनी को इसलिए पढ़ते हैं कि जीवनी में से भी यहां पर समझिए कि आपको कई से कई प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। जीवनी में से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब पूछा जाएगा बाबू तो आप 100% उसको बातों को सुनकर आराम से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आप सुनिएगा तब ना, और नहीं सुनिएगा तो आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर जीवनी को हम बता रहे हैं, एकदम बारीकी रूप से सुनिएगा, एकदम कान की टावर को खोल लीजिए, ठीक ना, कान की टावर खोल लीजिए, कान को एकदम साफ कर लीजिए, ठीक ना, और साफ करके आराम से आप उसको सुनिए, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम लेखक की जीवनी बताने जा रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जीवनी का मतलब समझते ना है, अरे लेखक की जीवनी तो समझते होंगे। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी उन्होंने काम किया उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न जैसे मान ले कि ठीक है अभी हम नहीं बताए हैं जीवनी, ठीक ना, न जन्म आपको बताया है न मृत्यु आपको बताया है। अगर आपको पूछ दिया कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था, तो जब आप नहीं सुन पाइएगा, उसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो आप बता दीजिएगा, बिल्कुल नहीं बताइएगा। इसीलिए ना कर रहे हैं बाबू, इसीलिए कर रहे हैं कि जीवनी को समझिए, जीवनी में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जीवनी नहीं पढ़ पाइएगा तो क्वेश्चन बनेगा आपसे, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। चलिए तो ध्यान देना है, लेखक की जीवनी को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एकदम आराम से एकदम ध्यान देना है, आपको किसी प्रकार की हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी हम क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास ले, ऑनलाइन क्लास ले, कोई भी क्लास अगर लेते हैं हम, तो बच्चों को बार बार हम सजेशन देते रहते हैं। यह सजेशन देते रहते हैं बाबू कि हड़बड़ाना नहीं है। अगर हड़बड़ा गए तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक ना। या तो पढ़ाई हो या कोई भी काम एकदम संतुलित, यानी मन को शांति दिमाग से करना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम जीवनी बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, हजारी प्रसाद जी का देखिए आराम से हम जीवनी देखिएगा। यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवनी, ठीक ना। और जीवनी को आप ध्यान से अगर देख लिए जीवनी को, तो जीवनी में से जो भी प्रश्न आपको आएगा कभी वो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक ना। और न छो एकदम वादा है, एकदम 100% एकदम चैलेंज, ठीक ना, कि अगर एक बार अगर सुन लिए बढ़िया से जीवनी को तो एकदम 100% एकदम चैलेंज है, आपसे क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। 1 नंबर से लेकर जो भी उनके बारे में अगर
लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जो भी उनके बारे में अगर प्रश्न आपसे किया जाए, एकदम वादा है, 100% है, गारंटी है, कुछ से आपको सुनने के बाद, ना सुनिएगा तो छूट जाएगा, ना सुनिएगा तो छूट जाएगा, ठीक ना, सुनने के बाद एकदम नहीं छूटेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म से स्टार्ट हम करते हैं और मृत्यु तक हमको पहुंच जाना है, मृत्यु तक क्या करना है, पहुंचना है, ठीक ना। अब उससे हम कितना प्रश्न बनेगा, कितना क्वेश्चन आ सकता है, वह तो आने के बाद आएगा, तो उससे हमको घबराना भी नहीं है, आएगा, हम आराम से सुने हुए है, आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो बाबू, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी, दम याद कर लीजिएगा, अगर पूछ दे डेट, कब पूछे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म पूछे कब, अगर खाली डेट पूछेगा कि कब हुआ था, तो 1907 पहला क्वेश्चन यहां से आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं कि 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए, एक यहाँ तो काम खत्म हो गया, अगर कब पूछेगा तो यहां से काम खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे बाबू, अगर आपसे बाबू पूछ दे कि बताइए ठीक है कब हुआ था 1907 में, तो सही है, यहां तक तो सर हमको दिक्कत नहीं है, हम सुन लिए, याद हो गया। लेकिन अगर कभी काल पूछ दे कि ठीक है जन्म हुआ था तो किस राज्य में हुआ था, तो राज्य के नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, राज्य का नाम भी याद रखना है, उसके बारे में भी समझना है, ठीक ना। तो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, याद करिएगा। 1907 ईस्वी में हुआ था, तो जन्म हुआ था, तो किस राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। बाबू एकदम याद रहेगा ना, भुलाएगा नहीं ना, दम वादा करिए, याद करना है, दम सुन के याद करना है, दम 100% अपने से बना लेना है, अपने से क्या कर लेना है, बना लेना है। इतना पावर अपने आप कर लीजिए कि अगर हम सुन ले और सुनने के बाद हम अपने से खुद क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इतना दम पावर बना के रखिए, इतना पावर बनाइए, अपने आप में स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक ना। उत्तर प्रदेश 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश में हुआ था, कहां में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, कहां में हुआ था, उत्तर। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन का भी आप हल कर सकते हैं आराम से, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। अब कह दिया आपको बाबू, उत्तर प्रदेश में भी अगर हुआ था तो जगह का नाम बताइए, कभी कल आपसे गांव का नाम पूछ देगा, तो गांव का नाम नहीं जानिएगा या जिला के नाम पूछ देगा, तो आप जहां मन जहां लिख दीजिएगा, तो सही तो नहीं ना होगा बाबू, ठीक ना, आपसे गलती हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के, ठीक ना, याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य के कौन जिला, बलिया जिला, कौन जिला, बलिया जिला, याद रहेगा ना, पूछेगा उत्तर प्रदेश के राज्य जो है, उत्तर प्रदेश राज्य के कौन जिला, बलिया जिला, ये जिला के नाम हो गया, कौन सी के नाम हो गया, जिला के नाम, यानी बलिया जिला, कौन जिला, बलिया जिला। अब बलिया जिला में एक गांव है, बलिया जिला में क्या है, गांव, ठीक, समझ रहे ना बात के, बलिया जिला में एक गांव है, उस गांव का नाम है दुबे छपरा, दुबे का छपरा। अगर खाली छपरा कह दीजिएगा, आ जाइएगा बिहार में, गलती हो जाएगा, अगर खाली अगर छपरा कह दीजिएगा तो कहाँ जाइएगा, उत्तर प्रदेश से कौन राज्य में आ जाएगा, बिहार राज्य में, ठीक ना। अब बिहार राज्य में जैसे ही आइएगा आपका आंसर गलत, आंसर गलत, यानी वो छपरा है लेकिन उसका साथ नाम है दुबे का छपरा, कौन छपरा, दुबे का छपरा। और दुबे का छपरा है उत्तर प्रदेश राज्य में, किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश। और जिला का नाम बलिया जिला, जिला का नाम बलिया जिला, राज्य के नाम उत्तर प्रदेश। और कब पूछे तो 1907, और बलिया जिला के दुबे का छपरा गांव, दुबे का छपरा गांव, दुबे का कौन बाबू, छपरा गांव, दुबे का कौन गांव, छपरा, याद हो जाएगा ना, दम बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। दुबे का कौन गांव, छपरा गांव, याद कर लेना है, दुबे का छपरा गांव, ठीक। अगर पूछे खाली छपरा कहिएगा गलती, हम बार बार समझा रहे हैं, हम समझ लिए, दिमाग में एकदम आराम से समझ लीजिए, दिमाग में समझिए, और जहां अगर डाउट आपको पूछा समझ में आ रहा है, अब यहाँ पर जैसे ही समझा रहे हैं, अगर मेन पॉइंट अगर है, अगर आप कॉपी या कलम अगर साथ में रखे होंगे तो उस मेन पॉइंट को आप लिख भी लीजिएगा, ठीक ना। आप मेन पॉइंट को अगर लिख लीजिएगा समझने के बाद, जैसे हम इतना देरी रुक रहे हैं, समझाने के बाद इतना देरी रुकते ना बाबू, समझाते ना दोबारा से, तो आप आराम से उसको आराम से लिख भी सकते हैं, ठीक ना। या शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिएगा, एक बार काम खत्म हो जाएगा, ठीक ना, बाद में उसको लिख लीजिएगा आराम से, ठीक ना। तो दुबे का छपरा गांव, दुबे का कौन गांव, छपरा गांव। और यह गांव पड़ता है कौन सा जिला में, बलिया जिला, कौन सा जिला, बलिया जिला। अब बलिया जिला है किस राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में है।
कब कहेगा तो 1907। जन्म से अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो छूट जाएगा, एकदम नहीं छूटना चाहिए। अगर पूछ दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब, तो 1907 नहीं बता सकते हैं आप। इतना समझाने के बाद अगर नहीं बताइएगा तो बच्चे टीचर में कमी है, यहाँ पर कमी होगा किसमें, छात्र में कमी होगा, ठीक ना। हाँ, अगर हम नहीं समझाते हैं, अगर हम नहीं बताते हैं तो हमें कमी हो सकता है, हमें कमी हो सकता है। लेकिन अगर हम इतना अच्छा से आपको समझा रहे हैं, इतना अच्छा से आपको हम बता रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपसे नहीं बनता है तो यहाँ पर पूरा का पूरा श्रेय आपका गलती जाता है, ठीक ना। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद अब बार बार हम कहते हैं, उसके बाद भगवान भी समझाने आएगा आपको, तब भगवान से भी आप समझ नहीं है। इतना अच्छा है समझाने के बाद हम बार बार कहते हैं कि जो भी क्लास में रहता है वो आदम, कितनों कमजोर से कमजोर लड़का को दिमाग में उसको हिल जाता है बात, ठीक ना। दिमाग में जब एक बार बात अगर समा गया तो समझिए कि भूला जाएगा, नहीं भुला सकता है। हाँ, लेकिन उसके लिए एकाग्रता को बनाकर अस्थाई पूर्वक समझकर आदम आराम से उस बातों को सुनिए ताकि समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। चलिए, तो जन्म पूछेगा तो 1907 नहीं बता सकते हैं आराम से। अगर वही पूछ देगा कि कौन सा राज्य में जन्म हुआ था, डेट ना पूछ के राज्य के नाम पूछ दिया तो नहीं बता सकते हैं, गलती से आप मारिएगा दूसरा राज्य के नाम। यहाँ पर जब बात आ दिया आपको कि जब उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश याद रहेगा ना बाबू, एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए। उसके बाद अगर ठीक है राज्य के नाम भी नहीं पूछा, अगर पूछ दिया जिला के नाम, तो जिला के नाम नहीं बता सकते हैं आप, जिला के नाम भी आप बता सकते हैं। या में कौन दिक्कत है, यहाँ पर याद कर लेना, बलिया जिला, कौन जिला, बलिया जिला। जैसे आपका नाम अगर पूछे तो आप नाम अपने साथ बता सकते हैं। अगर आपको पूछ दिया कि बताओ कौन सा राज्य में तुमको जन्म हुआ, तो जब हम बिहार राज्य में रह रहे हैं तो हम बिहार राज्य नहीं कर सकते हैं। अगर बिहारो राज्य न पूछ के हमको से अगर जिला के नाम पूछ दे तो कौन जिला में हम रह रहे हैं, पटना जिला में, तो हम पटना नहीं कर सकते हैं। तो जब इतना अच्छा से आपको समझा दिया गया 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में बलिया जिला, और गांव का नाम दुबे छपरा, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक ना। और आपको यहाँ पर आपको किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो हम प्लाई कराएं कि शॉर्ट स्क्रीन एक बार ले लीजिए इसको, ठीक ना। अगर समझ में बाद में अगर कोई भुलाइबो करिएगा तो इसको आप देख के आपको याद हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ तक इनका जन्म हुआ था, जन्म का यहाँ पर चर्चा किया गया है। चलिए, तो अपने जन्म में इन्होंने अपने जन्म के और जन्म होने के बाद आदमी बड़ा जब होता है तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, क्योंकि हम पहले ही कह दिए कि जन्म से मृत्यु तक हम चर्चा करेंगे। कहां तक चर्चा करेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्योंकि इनका जीवनी है, जीवनी से प्रश्न पूछता है, ठीक ना। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। चलिए, तो जब ये बड़ा हुए तो इन्होंने आगे चलकर वो 3 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। क्या भाषा का, जब आप पूछेगा आपसे कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अगर आपको ऐसा लगता होगा अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के लेखक हैं तो सिर्फ हिंदी भाषा ही जानते होंगे, मन में किसी का भ्रम हमको भी हो सकता है बाबू, अरे मन में भ्रम हमको भी हो सकता है, ठीक ना, किसी भी बच्चा को हो सकता है। यानी आपको इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक ना, कि आप हिंदी के लेखक होंगे तो हो सकता है कि हिंदी का लेखक है तो हिंदी भाषा की जानकारी होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है बाबू, यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि लेखक तो हिंदी के हैं ही, लेकिन इनके अलावा 2 से 3 भाषाओं का और इनको ज्ञान की प्राप्ति था। अब आपको लगेगा कि कौन कौन भाषा और जानते थे, तो हिंदी के अलावा संस्कृत और प्राकृत भाषा, ठीक ना, हिंदी के अलावा संस्कृत और प्राकृत भाषा, और इसके अलावा एक भाषा और जिसका नाम है बंगला भाषा। यानी संस्कृत, प्राकृत और एक बंगला भाषा, ठीक ना। तो बंगला भाषा भी इनको ज्ञान था, बंगला भाषा का भी ज्ञान था, प्राकृत भाषा का भी ज्ञान था और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। और हिंदी भाषा के तो लेखक हैं बाबू, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक ना। हिंदी के तो लेखक हैं, तो हिंदी बिना हिंदी जाने हुए किसे लिख दिए, ठीक ना। आखिर कुछ ना कुछ तो इनको पता है, हिंदी के बारे में अच्छे जानकार है, ठीक ना, तब न जाके कहानी लिखे हैं जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आपसे अगर पूछ देगा कि बताइए हिंदी भाषा के अलावा, हिंदी भाषा के अलावा, एकदम दिमाग में एकदम याद कर लीजिए, हिंदी भाषा के अलावा, हिंदी भाषा के अलावा कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी
कि कौन कौन भाषा का ज्ञान था, तो 3 भाषा और है बाबू। के भाषा और है? 3 गो, एकदम याद कर लीजिए। हिंदी भाषा के अलावा कितने भाषा और? 3 भाषा और। पहला का नाम संस्कृत, याद करिए, पहला का नाम संस्कृत, याद हो गया। पहला का नाम क्या? संस्कृत। और दूसरा का नाम प्राकृत, दूसरा का नाम प्राकृत भाषा। कौन भाषा? प्राकृत, ठीक ना। और तीसरा का नाम बंगला भाषा, तीसरा का नाम बंगला, ठीक ना। और उसके बाद तो हिंदी तो हम पढ़ा ही रहे, और हिंदी के बारे में, इनके बारे में बता ही रहे, तो हिंदी तो जान ही रहे आप लोग, ठीक ना। तो हिंदी के अलावा, हिंदी के अलावा हम पूछ रहे हैं क्या? क्वेश्चन पर जोर दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के अलावा, कौची के अलावा सुनाई जा रहा है ना, हिंदी के अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसके अलावा? हिंदी के अलावा, किसके अलावा? हिंदी के अलावा के भाषा का ज्ञान था? 3 भाषा के और। पहला संस्कृत, पहला याद करिए, पहला कौन? संस्कृत। दूसरा प्राकृत, दूसरा प्राकृत। और तीसरा बंगला भाषा, तीसरा कौन भाषा? बंगला। और तीनों भाषाओं का इनको अच्छे से जानकारी था। और उसके अलावा एक हिंदी, उसके अलावा क्या? हिंदी। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, एक बार फिर से आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी के अलावा, हिंदी के अलावा कितने भाषाओं का और ज्ञान की प्राप्ति था? के भाषा? 3 भाषा, दम आराम से बता सकते। कितने भाषा? 3 भाषाओं का और ज्ञान की प्राप्ति था। वही में अगर आपसे पूछ दे कि कौन कौन, तो कौन कौन में कहिए, पहला संस्कृत, पहला संस्कृत। दूसरा बाबू प्राकृत, दूसरा प्राकृत। और तीसरा कौन? बांग्ला भाषा, तीसरा कौन? बांग्ला, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि इन्होंने अपने जीवन में, इन्होंने अपने जीवन में बाबू देखिए कि कुछ प्रमुख रचनाएं इन्होंने लिखे हैं अपने जीवन काल में। जो एक तो हम जिसके बारे में हम लोग पढ़ ही रहे, जिसका नाम है क्या? नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके अलावा भी, इसके अलावा भी इन्होंने अपने जीवन काल में, इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ देखिए कि प्रमुख रचनाएं इन्होंने और भी लिखे हैं। और वह जो प्रमुख जो रचनाएं जो और है बाबू, आज इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि 20 से भी क्वेश्चन हम पहले ही कर दिए हैं कि जीवनी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जीवनी से भी क्वेश्चन क्या कर सकता है? पूछ सकता है। और जब जीवनी से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे जिसके बारे में आप नहीं सुने हैं, अरे जिसके बारे में आप कभी नहीं सुने, तो कभी आप बताइएगा अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, इनके बारे में, और समझिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इन दोनों का रिलेशन आपको पता है कि चलिए भाई इसको लिखने का काम किए हैं, ठीक ना। लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं ये ना पूछ के अगर दूसरा इनका पूछ देता है रचना के नाम, और दूसरा अगर रचना के बारे में कभी हम सुन में नहीं किए हैं, तो कभी आप नहीं सुने हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं, दूसरा लेखक में मार दीजिएगा तो गलती ना होगा। इसलिए आपको इनके बीच की रचनाओं की, इनकी कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचना तो बहुत सारा है बुआ, दुनिया भर की रचना है, ठीक ना। तो जिसको हम पहले ही हम कहबे करते हैं कि उसी रचना का नाम आपसे पूछा जाता है बीच में से जो हाईलाइटेड होता है, ठीक ना। जैसे आपने जीवन में 50 फिल्म देखे, 100 गो धारावाहिक आपने देखे, ठीक ना, लेकिन उसी धारावाहिक का आपको नाम याद रहेगा, उसी फिल्म का नाम याद रहेगा जो हाईलाइटेड है। क्या है? हाईलाइटेड, जो सुपरहिट होता है, ठीक ना, उसका नाम याद रहेगा। सबके नाम याद रहता है, सबका नाम याद नहीं रहता, ठीक ना। तो उसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, और कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं जिसके बारे में यहाँ पर आप सुनिए, आराम से सुनिए कौन कौन रचना है, और उसके बारे में याद कर लेना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कुछ प्रमुख रचना, कुछ प्रमुख रचना बुआ, कुछ प्रमुख कौची रचना, कुछ प्रमुख रचना जिसके बारे में आपको 20 से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला रचना का इनका नाम था, पहला जो इनका रचना है, कुछ प्रमुख रचना में जो इनका पहला रचना है, जो फेमस रचना है, उसका नाम है अशोक के फूल। उसका नाम क्या है? अशोक के फूल, याद रहेगा, एकदम याद कर लेना है। उसका नाम क्या है? अशोक के फूल, याद रहेगा ना बाबू, अशोक के फूल, याद रहेगा ना। अगर पूछ दिया यही क्वेश्चन आपसे कि बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये न पूछ के, ये न पूछ के अगर पूछ दे आपसे कि अशोक के फूल, इस कहानी को किसने लिखा है, तो नहीं बताइएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद
द्विवेदी, एकदम कन्फर्म याद कर लीजिएगा। चलिए इनका दूसरा जो प्रमुख रचना है बाबू, जिसका नाम है आलोक पर्व, याद कर लेना है, आलोक पर्व। दूसरा रचना का नाम क्या है? आलोक पर्व। आलोक पर्व, यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक ना। दूसरा रचना का नाम है आलोक पर्व। आलोक पर्व, दूसरा रचना का नाम क्या है? आलोक पर्व, एकदम याद कर लीजिएगा, आलोक पर्व। तीसरा रचना है बाबू, ये भी प्रमुख है, जिसका नाम है कल्पलता। कल्पलता, कल्पलता, कल्पलता तीसरा रचना है, जिसका नाम क्या है? कल्पलता। तीसरा रचना है जिसका नाम क्या है? कल्पलता। चौथा जो इनका प्रमुख रचना है, यहां पर ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान देना, चौथा जो इनका प्रमुख रचना है, ध्यान देना, ऊपरे 3 को यहाँ पर लिखा हुआ है और चौथा रचना के नाम ऊपर लिख रहा है, ठीक ना। जो उपन्यास इनका है, जो इनका फेमस है उपन्यास, चौथा रचना का जो नाम हम बताने जा रहे हैं वह उपन्यास है बाबू, ठीक ना। यह तीनों कहानी है, तीनों क्या है? कहानी। यह जो चौथा रचना का नाम हम बता रहे हैं वह उपन्यास रूपी कहानी है, ठीक ना। उसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा, याद कर लीजिएगा, उसका नाम क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा, एकदम बिल्कुल याद कर लेना है। यह उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है। पूछ देगा बाणभट्ट की आत्मकथा, इनका जो कहानी लिखा हुआ है क्या है? उपन्यास है, ठीक ना। क्या है बाबू? उपन्यास। इसके अलावा देखिए अशोक के फूल क्या है? कहानी है, ठीक ना। आलोक पर्व क्या है? कहानी है, ठीक ना। कल्पलता क्या है? कहानी है, ठीक ना। सब के लिखने के काम कौन किए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। टोटल के टोटल जो जितना भी रचना यहाँ पर हमने लिखे, पूछ देगा अशोक के फूल किसने लिखे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व को किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछेगा कल्पलता को किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब पूछ देगा बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, इसको लिखने के काम कौन किया है? तो यह उपन्यास रूपी कहानी है जिसको लिखने के काम किए हैं, तो उसको लिखने के भी काम किए हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके बारे में तो पढ़ ही रहा, उसके बारे में पूछेगा तो आराम से बता देंगे। लेकिन अगर ये बीच की है कहा रचना हुआ, अगर इसमें से अगर पूछ दिया तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा, अगर नहीं सुनिएगा तो बताना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको स्क्रीनशॉट आप है जो एक बार ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अगर एक बार ले लीजिएगा। इसके अलावा 11 रचना है उसका भी नाम बता देते हैं, उसको भी नाम बता देते हैं, कहानी हो सकता है वो भी पूछ दे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 11 है रचना हुआ, जो 5वां है जिसका नाम है विचार प्रवाह। विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, दोनों साथ में लिखिएगा, विचार प्रवाह, ठीक ना। तो इसलिए इसको भी नाम याद कर लीजिएगा। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक ना। अगर बीच में कहीं आपको मान ले कि नाम एक आदमी को भुला रहे हैं, ठीक ना, जैसे हम यहाँ तो बता रहे हैं तो एकदम तुरंत आपको याद हो जाएगा, ओकरा में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना में तो हम कन्फर्म हम है, ठीक ना। इतना अच्छा से आपको समझाया जा रहा है, इतना तो हम कन्फर्म है कि आपको यहाँ पर तो इस जब वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर तो आप किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हो सकता है 2 महीना बाद, 1 महीना बाद हो सकता है कि दिमाग से एक आध गो बात अगर उतर जाए, ठीक ना, दिमाग से एक आध गो क्वेश्चन है जो इन्हें सोने हो जाए, ठीक ना, तो इसके लिए आप उसको स्क्रीनशॉट को आप देख सकते हैं। चाहे इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपर आप कॉपी पर आप लिख रहे हैं तो कॉपी को आप एक बार देख सकते हैं, आपको तुरंत है तो एकदम बातों को याद हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से समझा देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं, कुछ प्रमुख रचनाएं। पहला अशोक के फूल, पूछ देगा किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछ देगा वो आलोक पर्व को किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता को किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछेगा बाणभट्ट की आत्मकथा इसको किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है, ठीक है। फिर पूछ देगा विचार प्रवाह को किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अब इन सभी रचनाओं में आलोक पर्व थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको मन में विचार हो सकता है, मन में विचार आ सकता है कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है भाई, ठीक ना, क्यों यह महत्वपूर्ण है आलोक पर्व? तो देखिए हम उसके कारण बताते हैं क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो आलोक पर्व इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक ना,
कि यह आलोक पर्व रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो कभी काल क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू, कभी काल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? कौन पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो कौन रचना पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था। कौन रचना पर? आलोक पर्व पर। एकदम याद कर लेना है, आलोक पर्व रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अकादमी लिख देते हैं यहाँ पर, अकादमी, ठीक ना, एकदम याद कर लीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। कौन रचना पर? आलोक पर्व पर। एकदम बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाइए, आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब इनका एक मृत्यु हम बता रहे हैं बुआ, इनका जो लास्ट है, इतना रचना लिखने के बाद जब अंततः इनका मृत्यु हुआ, यह मृत्यु इनका हुआ है 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी यानी 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ है। 1979 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु हुआ है और मृत्यु हुआ है दिल्ली में। कहां में हुआ है? दिल्ली में। जन्म उत्तर प्रदेश 1907, याद कर लीजिए, जन्म उत्तर प्रदेश 1907, ठीक ना, जन्म उत्तर प्रदेश कहां? 1907, दुबे का छपरा, दुबे का छपरा। कौन सा जिला? बलिया जिला। कौन सा जिला? बलिया जिला। और इनका मृत्यु जो हुआ था 1979, मृत्यु 1979, ठीक ना, मृत्यु कब? 1979। कहां में? दिल्ली में। यानी इनका जीवन काल जो रहा लगभग रहा 72 साल के। कितने वर्षों का? 72 साल का इनका जीवन काल रहा। बिल्कुल दम इतना तक आप जन्म से मृत्यु तक जो आपको समझाया गया दम बिल्कुल कभी मत भूलिएगा। जन्म से मृत्यु तक जो भी बात इनके बारे में बताया गया, यह इतना अच्छे कवि हैं, इतने अच्छे लेखक हैं और इतना अच्छा इनको बातों को संपर्क था समाज में कि जब यह लिखते थे आज जान में करते हैं 4 भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी के साथ साथ 4 भाषाओं का ज्ञान था। और जब यह लिखते थे तो कबीरदास और तुलसीदास और समझिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर, तीनों की झलक इनको दिखाई देता था। तो कभी कल आपसे पूछ सकता है बाबू कि जब इनकी रचनाओं की कला होता था तो कैसा कैसे कवियों का उल्लेख इनके मन में आता था, देखने में लगता था वही कवि है जो लिख रहा है, ठीक ना। कोई ऐसा होता है जैसे मान ले कोई पढ़ा रहा है तो कि एकदम हूबहू उसी तरह का कोई पढ़ा, जैसे मान ले कि देखते करते हैं क्रिकेट आप, जैसे विराट कोहली कोई ऐसा शॉट लगाता है, ठीक ना, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई ना कोई कमेंट्री बोलने वाले कहता है कि अरे सचिन की तरह शॉट है, तो क्या सचिन खेल रहा है वहां पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे उसके तरह शॉट लगाया गया जो कहा जाता है। तो जब ये लिखते थे तो इनको अंदर एक आत्मा की झलक जो झलकता था वह कबीर दास, तुलसीदास और रविन्द्रनाथ टैगोर, तीनों की झलक इनमें लगता था, ठीक ना, तीनों की झलक इनमें दिखाई देता था। तो कभी काल क्वेश्चन आपसे पूछता है बाबू, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जब इनकी रचनाओं की कलात्मक जो होता था, रचनाएं जब इन्होंने लिखते थे तो बताइए किनकी झलक दिखाई देता था? तो 3 कवियों की झलक दिखाई देता था इनमें, ठीक ना। के कवियों की झलक दिखाई देता था? 3 कवियों का। कितने कवि की झलक दिखाई देता था? 3 कवि, हम याद कर लीजिएगा। पहला कबीरदास, पहला कौन? कबीरदास। किनका कवि दिखाई देता था? कबीरदास। पहला कौन? कबीरदास। दूसरा तुलसीदास, दूसरा कौन? तुलसीदास। दूसरा कौन? तुलसीदास। और तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तीसरा कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तीसरा कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक ना। अगर आपसे कभी काल पूछ दे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो रचनाएं होता था, जो इनके द्वारा रचना किया जाता था, ठीक ना, जो कहानी लिखा जाता था, ठीक ना, उनमें किनकी झलक दिखाई देता था? तो पहला झलक कबीरदास, दूसरा झलक तुलसीदास और तीसरा झलक जो दिखाई देता था रविन्द्रनाथ टैगोर। तुम तीनों दम याद कर लेना, रविन्द्रनाथ टैगोर, तुलसीदास और कबीरदास, तीनों की झलक इनकी कृति में नजर आता था, ठीक ना। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं बाबू, यहां तक को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यह इनका जीवनी था
जन्म से लेके मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक। अब आइए कहानी पर हम लोग, ठीक ना। अब आइए हम लोग कहानी पर, और उस कहानी का नाम है जो इनके द्वारा ही लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही, और उस कहानी का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो ललित निबंध है। कैसा कहानी है? ललित निबंध। चलिए तो ध्यान देना बाबू, बढ़िया से कहानी को समझिए, और कहानी को हम समझा रहे हैं, और कहानी से एकदम जुड़ी हुई बात, आपको यहाँ पर किसी प्रकार को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब एक बार अगर सुन गए बढ़िया से, तो समझिए कि आपको 100 में 100, ठीक ना, एकदम समझिए कि एकदम 100%, अगर जो लेसन को आपने सुन रहे हैं, वह लेसन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना, एकदम गारंटी नहीं छूटेगा, एकदम 100 में 100 आपको बनेगा, ठीक ना, एकदम चैलेंज है मेरा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर समझना है बाबू, उस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं नाम है इसका, ठीक ना, जो आपको शुरू में हम बताए हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह नाम है, ठीक ना, चैप्टर का नाम है, ठीक ना, यही से स्टार्ट हुआ है। तो यह तो बात हम पहले ही समझा दिए हैं कि यह देखिए, यह जो बात है, बताया गया जो बात है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन से ही चैप्टर स्टार्ट है। और जब क्वेश्चन से चैप्टर स्टार्ट है, और इसको जो समझाया गया है, इसको जो आंसर बताने का काम किया गया है, वह आपको कहानी बन गया है, ठीक ना। जितना बात इसमें बताया गया, सारा का सारा कहानी बन गया है। अब वह कहानी क्या है, कैसे इन्होंने समझाए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कैसे उसको संतुष्ट किया गया है, कोई अगर क्वेश्चन पूछे उसको आंसर देके कैसे हम संतुष्ट करेंगे, कैसे हम उसको समझाएंगे, अब यहाँ पर समझिए, और वही समझाने का प्रयत्न हम करेंगे, ठीक ना। और आपको समझना है, आपको क्या करना है, समझना है, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान देते, एक बार की बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी घर पर ही थे, और इनका एक छोट बेटी थी। इनका एक कौन थी? छोट बेटी। किनकर बेटी? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, लेखक के, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेखक के एक छोट बेटी थी, यानी हम कह सकते हैं छोटी बेटी। कौन बेटी? छोटी बेटी, ठीक ना, छोटी बेटी थी। अब बताइए कि हम जानबे करते हैं कि छोटी बेटी या कोई भी छोटा बेटा हो, बच्चा हो, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर बेटी की चर्चा है तो बेटी हम कहेंगे, बेटा नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। अब छोटी अवस्था में कोई भी आदमी खेलता है, ठीक ना, अरे खेलता ना है घर पर जी, कोई भी आदमी गांव घर में देखिएगा बच्चा को खेलते हुए नहीं देखे, कोई भी आदमी खेलता है। और खेलते खेलते जब उसके मन में कोई प्रश्न आता है, तो बताइए वो कहाँ पूछे जाएगा? आप ही से हम पूछ रहे हैं, ठीक ना, कहाँ वो पूछने जाएगा? तब पूछने जाएगा इंग्लैंड और जाएगा अमेरिका। अरे पूछने कहाँ हो जाएगा? इंग्लैंड और अमेरिका पूछने के लिए जाएगा। उसके बगल में माता पिता है तो केकरा से पूछेगा? या तो माँ से पूछेगा, ना तो पिता से पूछेगा। हम कंफर्म है, 100% कंफर्म है ना, ठीक ना, एकरा में तो कोई दिक्कत ना है। अगर कोई भी छोटा बच्ची है, अरे मान ले कि 2-4-5 साल के कोई भी बच्ची है, अगर घर में बाबू खेल रही है, घर में क्या कर रही है? खेल रही है, ठीक ना, तो घर में अगर खेल रही है, कोई भी बातों के लिए जब उसके मन में कोई अगर प्रश्न आ जाए, कोई मन में उसको प्रश्न अगर आ जाए अचानक कि चलो भाई ऐसा ही क्यों हो रहा है, ठीक ना, तो पूछने के लिए कहाँ जाएगा? विदेश जाएगा, यात्रा करे, ठीक ना, चाहे जाएगा टीचर के पास जाएगा, टीचर के पास भी नहीं जाएगा, ना विदेश से जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक ना। वह प्रश्न जब भी करेगा या तो माँ से करेगा, ना तो पिता से, हम कन्फर्म है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या तो वह क्वेश्चन करेगा माता से, नाता पिता से। तो यहाँ पर है कौन? पिता है। कौन? लेखक कौन है? पिता। लेखक है कौन? पिता। कन्फर्म है? अरे लेखक है कौन? पिता है, ठीक ना। तो लेखक पिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से प्रश्न किया गया, किनके द्वारा? बेटी के द्वारा, छोटी बेटी। कौन बेटी? छोटी बेटी। छोटी बेटी के द्वारा प्रश्न किया गया। प्रश्न से ही कहानी बन गया है, प्रश्न से ही बार बार हम समझा रहे हैं, प्रश्न से ही क्या बना है? कहानी। जो आंसर लेखक बताएंगे, अपनी बेटी को संतुष्ट करेंगे, वह बन गया है कहानी, वह कुछ बन गया है कहानी। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है बाबू, जब भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बताइए लेखक के सामने यह जो प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसके द्वारा आया था और कैसे आ गया, तो हम आराम से कह सकते हैं कि उनकी छोटी बेटी खेल खेल की माध्यम में, कौची के माध्यम में? खेल खेल की माध्यम में, खेल खेल की माध्यम में हम कह सकते हैं यह बेचारी खेल रही थी, खेल खेल की माध्यम में, खेल खेल की
माध्यम में इसका ध्यान कहाँ चल गया? नाखून पर। इसका ध्यान कहाँ चल गया जी? नाखून पर, ठीक ना। और जब इसका ध्यान नाखून पर चल गया तो हम पहले ही कर रहे हैं कि अगर कोई भी छोटा बच्चा के या छोटी बच्ची है, उसके मन में अगर प्रश्न आता है, तू जाएगा विदेश की यात्रा करेगा? नहीं, विदेश की यात्रा नहीं करेगा, ना टीचर के पास जाएगा। वह भी जब भी प्रश्न उठाएगा तो या तो माँ के पास ना तो पिता के पास। एकदम इतना कन्फर्म आप हो लीजिए, ठीक ना। तो यह जो छोटी बच्ची है अपने पिता लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी से यह प्रश्न करती है, खेल रही है। यहाँ पर समझ जाइए कि यह छोटी बच्ची है, यह खेल रही है बाबू, ठीक ना। यहाँ पर हम एक कार्टून बना रहे हैं बच्ची का, ठीक ना। यह खेल रही है, ठीक ना। यह खेलते खेलते है जो लेखक से प्रश्न पूछती है। लेखक से प्रश्न पूछती है कि पापा बताइए नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है? तो बताइए, यह हेडिंग बना है यही, नाखून क्यों बढ़ता है, यह बढ़ते हैं, ठीक ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जब यह प्रश्न पूछा गया और यह हेडिंग बन गया और हेडिंग को ही कहानी बना दिया गया, ठीक ना। और जो अब लेखक बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वह बनेगा आपका आंसर। आंसर के साथ साथ वही कहानी आपको है, ठीक ना। चलिए, तो अब ये अपना बेटी को संतुष्ट करेंगे कि नाखून क्यों बढ़ता है। अब बताइए कि नाखून क्यों बढ़ता है। अब इतिहास के माध्यम से हिंदी के लेखक हैं, अभी तो साइंस के लेखक नहीं है बाबू को, उसको प्रयोगशाला में सिद्ध करेंगे कि भाई नाखून में कैल्शियम होता है, फलना चीज होता है, चिलना चीज होता है। तो छोटी बच्ची को समझ में आएगा कैल्शियम, ऐसा मात्रा, तत्व और धातु समझ में आएगा नहीं। जैसे मान लीजिए कभी काल होता है रात में, हम लोग के साथ भी कभी काल होता है। हम लोग का एक बउआ है, छोटा बउआ है, ठीक ना। एक छोटी बच्ची है मेरा भी, ठीक ना। कभी काल छत पर सोए हुए रहते हैं बाबू, तो कभी काल पूछ देता है कि पापा बताइए चंद्रमा क्यों उगा हुआ है, ठीक ना। क्यों चंद्रमा है जो प्रकाश दे रहा है, चाहे पूछ दे। कभी काल देखिएगा एक आध को तारा है जो इधर से उधर बुलते रहता है आकाश में बाबू, गर्मी के दिन में, अभी के दम फिलहाल में कर रहे हैं, छत पर सोए हुए रहते हैं, एक आध वो तारा है जो इधर से उधर घूमते रहता है, ठीक ना। और कभी काल उसका ध्यान चली जाती है और पूछ देता है बरियरी करके, नहीं वो बोले के मन है तो ये हुड़हार के पूछ देगा आपको, ठीक ना। क्यों पूछ देता है? क्योंकि उसका मन में चंचलता है, वह पूछेगा ही, ठीक ना। अब पूछने के लिए इंग्लैंड हो जाएगा? नहीं, इंग्लैंड नहीं जाएगा, या तो माँ से पूछ देगा ना तो हमसे पूछ देगा, ठीक ना। पूछ देता है पापा बताइए कि उत्तरेगन क्यों बोल रहा, तारा क्यों बोल रहा है, ठीक ना। अब बताइए कि उसको हम बात बताएंगे साइंस के, और साइंस के माध्यम से उसको हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो बताइए 4 साल 5 साल की बच्ची जो है उसको केगो बात में समझेगा? तो उसको यह बात को भूलकर उसको अंधविश्वासों की जो कहानी होता है, माता दादा दादी इस सब के द्वारा जो कहा जाता है कि चंद्रमा बेटी सूर्य बेटा, यह सब जो कहानी होता है वह मनगढ़ंत कहानियों पर उसको समझाने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इतिहास की बातों पर अपनी बेटी को समझाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, कि नाखून इस तरह से बढ़ता है, नाखून इस तरह से बढ़ता है। और जो उन्होंने बताएंगे बात वही समझिए कि आपका यह बन जाएगा कहानी। क्या बन जाएगा? कहानी। चलिए, तो अब इनकी बातों को सुनिए। चलिए, यह तो प्रश्न उठा दिया, यह प्रश्न उठा देती है उनकी बेटी, कहता पापा बताइए नाखून क्यों बढ़ता है। अब इसको सिद्ध करेंगे लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना था, चलिए इस बात को अपना ध्यान में रखिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, बार बार समझते रहिएगा, ठीक ना। क्योंकि हम यहाँ तो हम मिटाते रहेंगे बाबू, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर तो सारा बात अट नहीं सकता है एक बार में, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर आप बार बार उसको वीडियो को देखिएगा, बार बार समझने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। जब यह प्रश्न पूछा गया उनकी बेटी के द्वारा खेल खेल की माध्यम में, ठीक ना, अब इसको है जो सिद्ध करने का प्रयास किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक। तो लेखक कहते हैं, लेखक बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं लेखक कि लगभग बहुत बरस पहले की बात है। देखिए, ऐसा इस तरह से बताया जा रहा है ताकि उसकी बातों को थोड़ा से थोड़ा समझ में आए, ना तो साइंस के माध्यम में तो कुछ समझ में नहीं आएगा बाबू, यानी इतिहासों के आधार पर बताया गया है। कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है जब हम लोग, मनुष्य जो होता था, मनुष्य वन मानुष होता था। मनुष्य क्या होता था? वन मानुष। या इन्होंने बताया है कि मनुष्य क्या होता था? वन मानुष। मनुष्य क्या होता था? वन मानुष। वन मानुष। मनुष्य क्या होता था? वन मानुष। इन्होंने बताया है कि मनुष्य क्या है? वन मानुष था, ठीक ना। इन्होंने बताया है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक बताए हैं
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि मनुष्य जब क्या था, वन मानुष। मनुष्य क्या था, वन मानुष। वन मानुष की मतलब समझते ना है, यानी कहा जंगलों में रहने वाले, जंगल में रहने वाले। कहा, जंगल में रहने वाले, जंगल में, इतना तो समझ रहे ना, रहने वाले, जंगल में रहने वाले। इतना बात समझ में आ रहा ना? अरे इतना बात तो सब सारा के सारा बात लिखा नहीं जाता है, वो बोल रहा है तो उससे समझ रहा है ना, उतना इशारा तो देना है। इशारा ही एक आदमी का काफी है, समझ ही रहे बात को, ठीक ना? और इशारा दे देना ही क्या है, काफी है, ठीक ना? तो कहते हैं कि आज से लगभग बहुत साल पहले मनुष्य क्या था, वन मानुष। मनुष्य क्या था, वन मानुष। अब वन मानुष कहाँ, जहां कौन रहता था, जंगल में। वन मानुष का मतलब क्या, जंगलों में निवास करने वाले, ठीक ना? तो कहते हैं कि इनके पास किसी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं था, इसके पास किसी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं था। तो आत्मरक्षा के लिए, कौची के लिए, आत्मरक्षा मैंने समझते ना है, यानी अपने आप को बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए क्या करता है कि अपने अपने नाखून को बढ़ाता था, ठीक ना? कौन, जंगली मनुष्य। कौन, जंगली मनुष्य, जिसको हम कहते हैं वन मानुष, जिसको हम क्या कहते हैं, वन मानुष, ठीक ना? तो वन मानुष था आत्मरक्षा के लिए, यानी हम जान में करते हैं कि जंगल में मनुष्य रहेगा बाबू, तो उसका सामना किससे होगा, अरे देवता से सामना होगा। तो जंगल में रहेगा तो जंगली जानवर से सामना होगा, जंगली जानवर से सामना होगा जी, ठीक ना? अब हम चोरी करेंगे और चोर हम बन जाएंगे, तो सामना हमको किससे होगा, इंसान आदमी से होगा, कि सामना हमको होगा पुलिस से होगा, या तो वो हमको मारेगा, हम ओकरा मारेंगे, ठीक ना? तो उसी तरह से जब जंगल में आदमी रह रहा है बुआ, पहले की बात किया जा रहा है, ठीक ना? तो जंगल में आदमी जब रहता है तो उसका सामना देवता से होगा, और उसका सामना होगा जंगली जानवर से होगा। और वो जंगल में, जंगली जानवर भी जंगल में, ठीक ना? तो जंगल में दोनों ना है जी, ठीक ना? अरे वो भी जंगल में है, जंगली जानवर भी कहा, जंगल में, अब मनुष्य भी कहा, जंगले में, जिसको हम कहते हैं वन मानुष। तो दोनों का सामना होगा। तो दोनों का जब सामना होता था, एक दूसरे के सामने जब आता था, तो चाहता था वो कि हम उसको मार दें, और वो चाहता था कि हम उसको मार कर खा जाए। और दोनों के प्रवृत्ति जानबे करते हैं कि कच्चा मार के खा जाता था, ठीक ना? तो दोनों है, जो जानवर के तो अभी तक शस्त्र बुआ नाखून है, ये तो कन्फर्म आप है कि जानवर को, जंगली जानवर का अभी भी शस्त्र क्या है, नाखून ही है, ठीक ना? लेकिन उस समय मनुष्य का भी शस्त्र था नाखून। उस समय मनुष्य का शस्त्र भी क्या था, नाखून था, ठीक ना? तो आत्मरक्षा के लिए मनुष्य अपने अपने नाखून को, अपने अपने जो यह नाखून है, नख है, जिसको नख भी हम कहते हैं, ठीक ना? तो अपने अपने नख को बढ़ाने का काम करता था। क्या करने का काम करता था, बढ़ाने का। अब बढ़ाने के साथ साथ आत्मरक्षा करता था, इसलिए नाखून को है जो मनुष्य है जो क्या करता था, बढ़ाता था, ठीक ना? यह बात बताने का काम कौन किए हैं, लेखक। किसको पता है, अपनी बेटी को, अपनी किसको, बेटी को, ठीक ना? कि इस तरह से मनुष्य है जो नाखून को बढ़ाता था, ठीक ना? लेखक और भी बात बोलते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे मनुष्य है जो अपनी जंगली जीवन से आगे बढ़ते गया, विकास करते गया, तो कुछ है जो हड्डियों का शस्त्र आया। कुछ किसका शस्त्र आया, हड्डियों का। और वह उस समय हड्डियों का एक जो महान जो शस्त्र का उत्पत्ति हुआ था, कुछ पत्थर का भी शस्त्र बना, कुछ हड्डी का शस्त्र बना, कुछ लोहा के शस्त्र धीरे धीरे आने लगा समाज में, ठीक ना? लेकिन कहता है कि उस समय जो हड्डियों का एक महान जो शस्त्र बना था बाबू, उस समय हड्डियों का एक महान जो शस्त्र बना था, वह देवताओं के राजा के पास था। और देवता के राजा कौन है, इंद्र। अगर पूछ देगा कि देवताओं का राजा किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग बताइए, खुद बता दीजिए, देवताओं का राजा किसे कहा जाता है, तो इंद्र को कहा जाता है। देवताओं का राजा किसको कहा जाता है बाबू, इंद्र को। इंद्र का उस समय एक हड्डी का शस्त्र मिला था, है ना? यानी देवताओं के तरफ से उसको एक शस्त्र को निर्माण किया गया, और वह निर्माण किया गया था एक महान ऋषि मुनि के हड्डी से, एक महान ऋषि मुनि के हड्डी से। और वह महान ऋषि मुनि का नाम है बाबू दधीची मुनि, ठीक ना? दम यहाँ पर ध्यान दीजिए, उस महान जो ऋषि मुनि थे उनका नाम था दधीची मुनि, ठीक ना? दधीची मुनि, याद कर लीजिएगा। उस महान जो ऋषि जो है, उस ऋषि का नाम है बाबू दधीची मुनि, याद रखिएगा ना, दम बिल्कुल याद रखना है। दधीची मुनि, उस ऋषि का, महान जो ऋषि है, उस ऋषि का नाम है दधीची मुनि।
दधीचि मुनि, ठीक ना। इसके हड्डी से एक शस्त्र का निर्माण हुआ, इसके हड्डी से किस चीज का निर्माण हुआ, एक शस्त्र का, और वह शस्त्र देवताओं के राजा, यानी देवताओं का राजा कौन, इंद्र, अरे देवताओं का राजा कौन, इंद्र, और देवताओं के राजा इंद्र के पास वह जो शस्त्र का निर्माण हुआ, यानी जिसको हम कहते हैं ब्रज, जिसको हम क्या कहते हैं, व्रज, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि इंद्र का ब्रज, इंद्र का, पूछ देगा बाबू आपसे कभी का कि इंद्र का जो ब्रज है, इंद्र का ब्रज वह किस ऋषि मुनि के हड्डी से बना हुआ है, तो याद रहेगा वह महान ऋषि का नाम है दधीचि मुनि। उस महान ऋषि का नाम क्या है, दधीचि मुनि। उस महान जो ऋषि है, उस महान ऋषि का नाम क्या है, दधीचि मुनि, ठीक ना। और दधीचि मुनि के हड्डी से देवताओं का राजा इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र, ठीक ना, इंद्र का है जो देवताओं का राजा जो इंद्र था, उसके समझिए कि ब्रज का निर्माण हुआ, ठीक ना। क्या चीज का निर्माण हुआ, ब्रज का, ठीक ना। चलिए धीरे धीरे और भी बता रहे हैं लेखक अपनी बेटी को कि आगे जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ते गया, फिर लोहा का कुछ शस्त्र आ गया, ठीक ना, दिन प्रतिदिन और विकास हुआ, तो देखिए कि एका पर एक शस्त्र, हाँ थोड़ा 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 बहुत आओ, ठीक ना। धीरे धीरे और भी विकास हुआ, उसके बाद है जो आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते हुए लोहों का भी शस्त्र का निर्माण हुआ, फिर और विकास हुआ। लेकिन उस समय बताया गया था कि हमारे समाज में, ठीक ना, यानी हमारे समाज में बताया गया था बाबू, यहाँ पर बताया गया था कि दधीचि मुनि जो है उस समय इनके द्वारा शस्त्रों का निर्माण हुआ और देवताओं के राजा के पास जब प्राप्त हुआ, अब उसी तरह से आगे बढ़ते हुए कहा, यहाँ पर बताया गया कि नाखून बढ़ाने की जो प्रवृत्ति था, नाखून बढ़ाने की जो प्रवृत्ति, वह समाज में हमारे मनुष्यों को 4 प्रकार से था, ठीक ना। नाखून बढ़ाने की जो प्रवृत्ति था, नाखून जो बढ़ाने की प्रवृत्ति, बढ़ने की जो प्रवृत्ति था, नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति, वह देखिए कि हमारे समाज में मनुष्यों के पास उस समय जो कहानी के आधार पर जो बताया गया है, लेखक के आधार पर बताया गया है, वह बताया गया है 4 प्रकार से। कितने प्रकार से बताया गया है, 4 प्रकार से, ठीक ना। अब देखिए कि 4 प्रकार से नाखून क्या बढ़ाता था, उसको कैसे मजबूत करता था, ठीक ना। तो पहला जो नाखून बढ़ाने का जो किया गया था वह था त्रिकोण, वह क्या था, त्रिकोण, ठीक ना। इस तरह से यह, इसको हम कहते हैं त्रिकोण नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति। दूसरा जो नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति था उसको कहते हैं वर्तुलाकार, उसको क्या कहते हैं, वर्तुलाकार, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, वर्तुलाकार, उसको क्या है, वर्तुलाकार। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा जो नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति था उसको हम कहते हैं वर्तुलाकार, और यह होता है बुआ इस तरह से, ऊपर से गोल, इस तरह से रहता है, ऊपर से ऐसे नाखून बढ़ाइएगा, इसका नाम है वर्तुलाकार, इसका नाम क्या है, वर्तुलाकार। तीसरा जो नाखून बढ़ाने की जो प्रवृत्ति था बाबू, तीसरा नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति वह था अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, ठीक ना, समझ रहे हैं बात के, अर्धचंद्राकार, आधा चांद की तरह ऐसे, ठीक ना, ऐसे दोनों दोनों नोकीला ऐसा किया जाता था, ठीक ना, इसको हम कहते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। और चौथा जो नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति था वह था दंताकार, क्या था, दंताकार, यानी दंतकार जिसको हम कहते हैं, यानी दांत की तरह, कैसा, दांत की तरह ऐसे, इस तरह से नाखून को बढ़ाया जाता था, दांत की तरह, ठीक ना, इसको हम कहते हैं दंताकार। इसको हम क्या, तो नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति के प्रकार से याद होगा 4 प्रकार से, पहला त्रिकोण, दूसरा वर्तुलाकार, तीसरा अर्धचंद्राकार और चौथा दंताकार, चौथा क्या, दंताकार। इस तरह से नाखून को बढ़ाया जाता था और इसको मजबूती करने के लिए मोम का प्रयोग होता था, मोम और अलता, मोम और अलता, यह मोम और अलता का प्रयोग कर इसको मजबूत और चिकना किया जाता था। कौची, अगर पूछ देगा कि नाखून को मजबूत और चिकना किससे किया जाता था, तो अलता और मोम से, अलता और मोम से, ठीक ना, अलता और मोम से नाखून को रगड़ कर चिकना और, देखिए हम लोग नाखून आज बढ़ाते हैं तो उतना सक्सेस होता है, नाखून बढ़ेगा अपने से टूट जाएगा, ठीक ना, लेकिन उस समय नाखून बढ़ाकर जो मजबूती और उसको प्रदान किया जाता था, चिकना प्रदान किया जाता था कि ताकि किसी जानवर पर हमला करे तो जानवर घायल हो सके, तो ना जानवर भागेगा, ठीक ना, तो वह था अलता और मोम, अलता और क्या, मोम, ठीक ना।
चलिए, इस तरह से नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति बताया गया। इसके अलावा और भी लेखक कहते हैं कि बंदर जो है, बंदर हम लोग उसी का रूप थे पहले, लेकिन बंदर को मनुष्य का आदर्श नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि बंदर बुआ मरने के बाद उसका कोई भी बच्चा अगर मर जाता है बंदर का, ठीक है, अगर बंदर का कोई भी बच्चा अगर मर जाता है, बंदर का अगर, इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है, इसको न तो बाद में लिखने के लिए होगा, काम देगा आपको, ठीक है। कहता कि बंदर मनुष्य का आदर्श इसलिए नहीं बन सकता है, ठीक है, कि बंदर का कोई भी सदस्य अगर मर जाता था तब मरण और जीवन की उसमें पहचान नहीं होता था। लेकिन यह गुण मनुष्य में भिन्न है बुआ, यह गुण मनुष्य में भिन्न है। क्यों भिन्न है? कि मनुष्य का कोई सदस्य अगर मर जाता है तो तुरंत उसको घर से बाहर निकाल देना है। अरे घर से बाहर तुरंत निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? राम राम से निकाल देते हैं कि हमारे लिए बेकार हो गया। लेकिन उस बंदर का अगर कोई भी बच्चा, कोई भी उसका सदस्य अगर मर जाता था, छोटा बच्चा, तो गोद में सटाकर एक स्थानों से दूसरे स्थानों पर दौड़ते रहता था, ठीक ना, एक स्थानों से दूसरे स्थानों पर क्या करता है? दौड़ते रहता है, ठीक ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बंदर है जो मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बनेगा। तो कभी का क्वेश्चन पूछता है बुआ, कभी काल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बंदर जो है, या कह देगा बंदरिया, एक बात है, अरे बंदर कहे या तो बंदरिया कहे, एक के बात है दोनों, ठीक ना। बंदरिया मनुष्य का आदर्श क्यों नहीं बन सकता? तो क्योंकि गुण उसको नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बंदरिया है जो उसको अवगुण है कि अगर मरने के बाद भी वो बच्चा को नहीं बिकता है, हाँ, गोद में सटा के इनोसेंट दौड़ते रहता है। हाँ, बिकता है कब? जब गंध देने लगता है तब। लेकिन यह गुण मनुष्य में है, मनुष्य में जैसे ही मरता है उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। यही गुण है कि बंदर जो है, बंदरिया जो है, मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकता, ठीक है। एक बूढ़े का जिक्र इसमें किया गया है, इस कहानी में बुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं एक बूढ़े का जिक्र, इसलिए बूढ़े का जिक्र किया गया है, ठीक है। वह बूढ़ा है जो सत्य प्रेम और सत्य है और प्रेम और हिंसा का जो पथ था उसको है जो लोगों को मानने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन मानने के लिए जो प्रेरित करता था, लेकिन वह वहां पर मानने के कारण, वहां पर मानने के कारण तो समझिए कि मान तो रहा है, कुछ कुछ बच्चा तो मान रहा है, ठीक ना, कुछ कुछ लोग भी मान रहा, लेकिन कुछ कुछ है जो नहीं मान रहा था। तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं, वैसी स्थिति में उस बूढ़े आदमी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उस बूढ़े आदमी को क्या मार के हत्या कर दिया गया? गोली मारकर हत्या कर दिया गया। क्यों हत्या किया गया? अहिंसा, प्रेम और सत्य की पाठ पढ़ाने के लिए, ठीक ना। जब वो पढ़ाते थे तो कुछ लोगों का बुरा लग गया, अब बुरा लग गया तो उसको हत्या। और वह बूढ़ा कोई नहीं था बुआ, वह बूढ़ा कौन है? महात्मा गांधी जी। वह बूढ़ा आदमी कौन है? महात्मा। लेकिन नाम यहाँ पर नहीं लिया गया, इस कहानी में नाम नहीं लिया गया उनका, क्योंकि उनको खाली संकेत से ही बताया गया वह बूढ़ा आदमी कौन थे। वह बूढ़ा आदमी कोई दूसरा नहीं था, वह बूढ़ा आदमी थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। कुछ यहाँ पर स्वाधीनता शब्द की चर्चा किए हैं इस कहानी में, क्योंकि स्वाधीनता गुलामी है जो जानवरों से कम नहीं है। यहाँ पर बताए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि गुलामी जो है, यानी स्वाधीनता, स्वाधीनता का मतलब तो आजाद हम लोग हुए, और उस समय आजादी से पहले हम लोग गुलाम थे, और गुलामी है जो जानवरों से कम नहीं है। तो कहा गया है, यहाँ पर समझाया गया है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने एक नाम दिया था अंग्रेजी में, इंडिपेंडेंस डे। क्या नाम दिया था? इंडिपेंडेंस डे। लेकिन भारत के आदमी इंडिपेंडेंस का अर्थ नहीं समझ पाया, और जब भारत के आदमी इंडिपेंडेंस का अर्थ नहीं समझा तो वह उसको हिंदी में नाम दिया स्वाधीनता दिवस। कौन दिवस? स्वाधीनता दिवस। इंडिपेंडेंस इसीलिए नहीं मनाता था कि इंडिपेंडेंस का मतलब होता है दूसरे के अधीनों में रहना, तो जब दूसरा के अधीन में हम रहेंगे तो हम गुलाम आजाद रहेंगे। और इंडिपेंडेंस का अर्थ हम लोग कहते हैं कि ना आजादी होता है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसका मतलब निकाला गया था कि दूसरे के अधीन में रहना, तो जब दूसरा के अधीन में हम रहेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे। इसीलिए भारत के आदमी कहा कि नहीं, हम इंडिपेंडेंस न मनाकर हम मनाएंगे स्वाधीनता। तो कभी काल क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू आपसे कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो स्वाधीनता शब्द का अर्थ यही होता है कि अपने अधीन में रहना। जब हम अपन अधीन में रहेंगे तब हम आजाद रहेंगे, तब हम क्या रहेंगे? आजाद रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्वाधीनता शब्द। इसको हम क्या कहते हैं? स्वाधीनता शब्द, ठीक है। इस तरह से बुआ यह कहानी में रोचकता को बनाने के लिए इस कहानी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सफलता और थोड़ा चरितार्थ में भी अंतर किए हैं। सफलता का नाम दिए हैं आगे बढ़ना, ठीक है। सफलता का नाम क्या दिया गया है? आगे बढ़ना। किसी प्रकार से चोरी चमारी डकैती कर कर
कोई काम अगर करके आप ऊंचा आगे बढ़ जाते हैं उसका नाम है सफलता, उसका नाम क्या है? सफलता। लेकिन चरितार्थ का गुण है प्रेम, सच्चाई और इच्छा से बताया गया है, प्रेम की भावना को बताया गया है, सत्य की मार्ग को बताया गया है, और वह उसको हम कहते हैं चरितार्थ। उसको हम क्या कहते हैं? चरितार्थ। तो कभी काल पूछता है बाबू, कभी काल इस कहानी के माध्यम से पूछता है कि सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है? तो किसी काम को आगे बढ़कर, किसी चोरी चमारी डकैती कैसू करके आप आगे बढ़ गए, उसका नाम दिया गया है सफलता। उसका नाम क्या दिया? जैसे नाखून बढ़ाया जाता था, तो नाखून बढ़ाया उकला से हमको मतलब नहीं था, ठीक ना, लेकिन नाखून आज हम बढ़ाते हैं, से कोई मतलब है? उस समय तो कुछ ना कुछ मतलब था कि रक्षा करते हैं, लेकिन आज इससे कोई मतलब नहीं है, तैयो हम आगे इसको बढ़ाते हैं। तब बढ़ाने की प्रवृत्ति को कहा गया सफलता, ठीक ना। और जो देशभक्ति, जो प्रेम, जो सच्चाई के मार्ग को अपनाकर जो आगे बढ़ता है उसको हम कहते हैं चरितार्थ। उसको हम क्या कहते हैं? चरितार्थ। तो बाबू आज भर यह कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं जो यहाँ पर आपको यहाँ तक बताया गया है, ठीक ना। और नाखून बढ़ना एक पशुता का चिन्हासी होता है। नाखून को अगर बढ़ाते हैं तो आप पशुता की ओर बढ़ते हैं, और नाखून को अगर काटते हैं तो हम मनुष्यता की ओर बढ़ते हैं। और मनुष्यता की ओर इसलिए बढ़ते हैं कि एक सहजात वृत्ति अंग होता है इसमें, और सहजात वृत्ति अंग उसी को हम कहते हैं जिसको शरीर में कोई उसको कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे नाखून और बाल, बाल का मतलब क्या समझते ना है? इसको किसी भी कामों में कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको काट दीजिए और निर्लज की भांति बार बार अपने का हो जाता है, बढ़ जाता है। नाखून बार बार हम काटते हैं, बार बार इसीलिए बढ़ता है कि इसको लाज और शर्म है ही नहीं, निर्लज माना गया है, ठीक ना। इसका कोई काम नहीं है हमारे समाजों में, हमारे अंगों में, हमारे शरीरों में, और न इससे हम कोई काम करते हैं। बाल से क्या काम करते हैं? कुछ काम नहीं करते हैं, खाली देखने में अच्छा लगता है, ठीक ना। नाखून से भी कुछ काम नहीं है, ठीक ना। ये दोनों अंग को कहा गया है सहजात वृत्ति अंग। कौन अंग? सहजात वृत्ति अंग, ठीक ना। पूछ देगा कभी काल सहजात वृत्ति अंग से आप क्या समझते हैं, तो कभी कल आपको बताना होगा कि नाखून और बाल शरीर के दो ऐसे अंग है जिससे किसी प्रकार का कोई काम कुम किया नहीं जाता है, किसी भी काम में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं सहजात वृत्ति अंग। तो ठीक है बाबू, अगले क्लास में अगला दिन आपका 5वां लेसन की पढ़ाई होगा जिसका नाम है नागरी लिपि। लेकिन कल जो क्लास आपका हिंदी को होगा 5 बजे से, कल वह 9th के लिए होगा, 9th के बच्चों के लिए। और फिर अगला संडे के जो आपका क्लास होगा हिंदी का, वह 5वां लेसन का होगा जिसका नाम है नागरी लिपि। लेकिन कल ध्यान रखना है 9th वाले बच्चे छात्र, कल ध्यान दीजिएगा कि कल आपका जो लेसन की पढ़ाई होगा, जहां तक ऑफलाइन में पढ़ाई हुआ था उसके अगले जो क्लास होगा, समझिए कि जो कल क्लास आपका होगा अगला का कल ही होगा आपको, ठीक ना। अगला चैप्टर की पढ़ाई आपको होगा। तब तक के लिए बाबू धन्यवाद।